ओके, सबने अपना अपना स्कोर्स भी चेक कर लिया था, कितने कितने नंबर आ रहे हैं? यस सर। ठीक, और मिस्टेक्स भी देख लेना। जो क्वेश्चन हमेशा देखो, कुछ बातें मैं अभी बता रहा हूँ, अगले टेस्ट के लिए अब ध्यान रखना है। आपका पहला टेस्ट था इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट से कुछ चीजें सबको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार बाकी बच्चे भी ज्वाइन हो जाए, फिर मैं कुछ डिस्कस करता हूँ। आज जो होगा, अगली भी जो क्लास है उसमें भी आपका पेपर डिस्कशन ही होगा। इसलिए अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका पेपर होता है संडे को, मंडे वाली और ट्यूसडे वाली क्लास में उसका डिस्कशन होगा, तो आपको क्लास के पहले एटलीस्ट एक बार प्रॉपरली उस पेपर को वापस से देख के आना, रीअटेम्प्ट करके आना, तभी उसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। एंड एक और चीज मैं बता दूं, एक सेकंड। देखो, कुछ चीजें जो टेस्ट के लिए याद रखनी है। पहली चीज, ये आपने अपनी कॉपी में लिखो अभी अभी, स्टार्ट द प्रिपरेशन at least a week before। ठीक है, कोई भी टेस्ट अगर हो उसकी प्रिपरेशन एटलीस्ट एक हफ्ता पहले चालू हो जानी चाहिए, है ना। और सिलेबस कहां से देखोगे अगले टेस्ट का? चेक द सिलेबस एंड डेट। कहां से देख सकते हो आप अपने टेस्ट का सिलेबस और डेट? बताओ। रिपोर्ट शीट से। हाँ, फ्रॉम द स्टूडेंट रिसोर्स शीट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। पहली चीज तो ये है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी टेस्ट आने वाला, जैसे अगला कौन सा टेस्ट है, क्या आने वाला है, पता होना चाहिए आपको मंडे को ही। यस। ठीक है, हर मंडे को आपको, ये संडे के टेस्ट के बाद मंडे को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अगले टेस्ट में क्या आने वाला है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से अपने देख लिया। फिर देन स्टेप टू, मेक अ प्लानर। नेक्स्ट 6 डेज का या 12 डेज का, अगर 6 दिन का बाद टेस्ट है तो 6 दिन का, 12 दिन के बाद टेस्ट है तो 12 दिन का, 6 days ऑफ दैट वीक कि उसमें जो जो चीजें आ रही है उसको आप कैसे प्लान करोगे। मान लो 2-3 चैप्टर आ रहे हैं तो पर डे 2 चैप्टर हो जाना चाहिए। 2 चैप्टर आ रहे हैं तो एक चैप्टर को 2 से 3 दिन दे सकते हो। ठीक है, मेक अ प्लानर, क्या आप ऑल 3 सब्जेक्ट को कैसे कवर करोगे। सेकेंड चीज हो गई। थर्ड, जो भी प्लानर आपने बनाया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिवाइज नोट्स। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम डीपीपी मॉड्यूल, ये दोनों अगर हो जाते हैं तो उसके बाद एनसीईआरटी, सॉरी पीवाईक्यूज। पहला स्टेप डीपीपी, सेकेंड मॉड्यूल और थर्ड पीवाईक्यू। और नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना, जो भी आपके क्लास नोट्स है। और ये करते करते ऑल्सो आस्क डाउट्स इन द डाउट डिस्कशन ग्रुप। जो जो भी डाउट आ रहे हैं वो डाउट पूछो, ताकि आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रहे। फोर्थ, सैटरडे तक, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे को जब 2 दिन बचे हों, डू प्रॉपर रिवीजन ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज। ये हर टेस्ट में फॉलो होना चाहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इसके बाद सैटरडे तक अपने हो गया। संडे को आपका जो पेपर है उसका स्लॉट एक ही होना चाहिए, दैट इज 9 to 10, उसके अलावा कुछ भी नहीं। संडे को 9 से 12 में ही आपको पेपर देना है, क्योंकि उसी स्लॉट का माइंड आपको एक्टिव रखना है, क्योंकि एक्चुअल जेई का एग्जाम भी इसी स्लॉट में होगा आपका, और एक सेकेंड स्लॉट आफ्टरनून का होगा। इन स्लॉट्स में आपका माइंड एकदम एक्टिव होना चाहिए। इसी स्लॉट में आपको टेस्ट को अपीयर करना है, ऐसा नहीं कि 2 बजे दे रहे हो, शाम को दे रहे हो, रात को दे रहे हो,
या फिर जल्दी उठ के दे रहे हो, नहीं, इसी स्लॉट में आपको पेपर देना चाहिए। अपीयर टेस्ट इन द स्लॉट ऑफ 9 to 12। फिर उसी दिन संडे को, अच्छा पहली चीज वो तो चलो मैं उस पर आता हूँ, पहले इसमें ऐड करो, पेपर दे दिया। पेपर देने के बाद जो भी आप अपना रेस्ट वेस्ट कर लो, 2 घंटे आप रेस्ट कर लो। 2 से 5 सेकेंड इंपॉर्टेंट स्लॉट होता है, 2 से 5 वाला, क्योंकि आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर यहाँ पे होता है। एडवांस में तो दोनों ही स्लॉट में पेपर होते हैं, फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट। एडवांस का पेपर देने जाओगे तो इन दोनों स्लॉट में आपके पेपर होंगे। तो ये 2 स्लॉट सुपर एक्टिव होने चाहिए। रीअटेम्प्ट द पेपर, एनालाइज द मिस्टेक्स, एनालाइज द मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स है उनको एनालाइज करो। रिवाइज द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला भूल गए उनको रिवाइज करो। ये 2-3 घंटे में आराम से आप इस चीज को निपटा सकते हो टेस्ट वाले दिन। और फिर आप भले रेस्ट कर लो, और रात को 9 से 10 या 10:30 तक एटलीस्ट आधा घंटा रिकैप द टॉपिक टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीक। इस तरह से आपका शेड्यूल चलना चाहिए। अब ये सिंस पहला टेस्ट था तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, मतलब कुछ कुछ बच्चों ने, ठीक है, ऑनलाइन क्वेश्चंस को देख के चीटिंग करके पेपर दे दिया। आपको लगता होगा यहाँ पे पता नहीं चलता, लेकिन आइडिया लग जाता है, ठीक है। अब उसमें आपका नुकसान है। देखो आगे जाके बैच सेग्रीगेशन होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप सबको यहाँ पे स्टार्टिंग वाले बैच में ले लिया है तो आगे भी कंटिन्यू होगा। जिन बच्चों ने, जो बच्चे ईमानदारी से पेपर देंगे, ईमानदारी से पूरी क्लास अटेंड करते हैं, अगर मान लो 1.5 घंटे की क्लास है तो 1.5 घंटा बैठ रहे, ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे की क्लास में 1 घंटा बैठ रहे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था सारी चीजें ऑब्जर्व होगी। आपका पहला टेस्ट था, वहां पे भी क्लियरली दिख रहा है कुछ कुछ बच्चों ने फुल्ली चीटिंग करके पेपर दिया है, और कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने पूरी ईमानदारी से पेपर दिया है, जिनके नंबर भी कम आए, चला है। आपको हमने पहले भी कहा था ये जो बैच का सिलेक्शन हुआ था इस बात का बहुत ध्यान रखा गया था, राइट। लेकिन अभी भी आप लोग ऑनलाइन रिसोर्सेस का यूज करते हुए चीजें कर रहे हो। देखो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम भाई आपको घर पे आके पेपर दे या फिर आपके लिए ऑफलाइन सेंटर रखें। ये ईमानदारी आपको खुद ही रखनी है। अल्टीमेटली आप जेई का एग्जाम या की तैयारी कर रहे हो तो हमारे लिए नहीं कर रहे हो। आप 150-200 नंबर अगर लेके आ रहे हो तो इस, वो भी चीटिंग करके अगर ला रहे हो तो उसमें आपने क्या किया, खुद का ही नुकसान किया और किसी का नहीं। अगर आप वहीं पे 70-80 नंबर लाते, ईमानदारी से लाते, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता। आ रही बात समझ में। लेकिन फिर भी आप लोगों ने, कुछ बच्चे हैं, मैं नाम वगैरह नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप खुद ही जानते हो, अगर आपने ऑनलाइन चीटिंग करके दिया है मतलब वो बहुत गलत बात है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो गया, उससे क्या निकाल लिया, आपको क्या फायदा मिला, कुछ भी नहीं मिला। आपने चीटिंग कर, आपको लग रहा होगा बहुत अच्छे नंबर आ गए, लेकिन अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं है। आप कभी ये पता ही नहीं कर पाओगे आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। आपने क्लासेस भी अटेंड करी और टेस्ट का एनालिसिस ढंग से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पूरा पेपर चीटिंग से दे दिया। आप कभी अपनी गलती नहीं पकड़ पाओगे। और इन टेस्ट का फायदा तभी होता है जब आप अपनी गलती देखो, यार मैं कौन सा फॉर्मूला गलत अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कौन सा फॉर्मूला भूल गया, मेरे को ये रिवाइज करके आना था। टेस्ट में सारी गलतियां होगी, और गलतियां होना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप गलतियां अभी करोगे तो चलेगा। उन गलतियों को अवॉइड करते 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 हमें जनवरी का अटेम्प्ट का पेपर देना है। अगर आप अभी गलतियां नहीं करोगे, अभी सिर्फ चीटिंग करके देखोगे, गारंटी कह रहा हूं जनवरी अटेम्प्ट में आपसे 100 गलतियां होगी। और वही चीज अगर आप अभी ईमानदारी से दोगे, अभी आपके लगभग कम से कम 20 से 30 टेस्ट होंगे, 20 से 25 टेस्ट, 15 से 20 टेस्ट होंगे से। इन 15 से 20 टेस्ट में अगर आपने हर टेस्ट में गलतियां अपनी लिखी, गलतियां एनालाइज करी, गलतियों पे सीखा, और अगले अगले टेस्ट में धीरे धीरे कम करते गए, तो आपका चांसेस है कि फाइनल एग्जाम में आप उन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप ध्यान है आपको कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो। लेकिन अगर अभी भी आप फिर चीटिंग करके पेपर दोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आपका अगला जो भी पेपर हो, चाहे अगले संडे हो या फिर उसके अगले संडे हो, जब भी आपका पेपर आएगा, ईमानदारी से पेपर दो। 3 घंटे का पेपर है तो पूरा 3 घंटे बैठना है। आधा घंटा बैठ के एंड कर दे रहे हो, 1 घंटा बैठ के एंड कर रहे हो, 2 घंटा 2.5 घंटा नहीं, पूरा 3 घंटा, मतलब 3 घंटा है। आपको 3 घंटे बैठने की आदत डालनी ही पड़ेगी। अगर आप एग्जाम हॉल में हो तो आपको कोई थोड़ी बाहर जाने देता। समझ में आ रहा है? आपको नहीं आ रहा है, कोशिश करो, ऑप्शन से जाओ, कुछ भी करो, लेकिन 3 घंटा पूरा बैठो। ऐसा नहीं कि जो 1-2 क्वेश्चन कर दिए 2 घंटे में उठ के एंड कर दिया टेस्ट, किसी ने 1 घंटे में कर दिया, किसी ने 30 मिनट में एंड कर दिया।
किसी ने 30 मिनट में एंड करके बहुत ज्यादा नंबर लेके आ गया, पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टफ था उसको भी सही करके आ गया, गलत क्वेश्चन को भी सही करके आ गया। तो हर चीज देखी जा रही है। आपको लगता है कि आपको किसी को पता नहीं चलेगा, पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है किसने ईमानदारी से दिया है। ठीक है, इससे आपका इंप्रेशन डाउन हो रहा है, कुछ भी नहीं। और आगे बैच सेग्रीगेशन होगा, नो डाउट। अगर अभी मान लो इस बैच में 36 बच्चे आ रहे हैं, हो सकता है मैं इसमें से सिर्फ 12 बच्चे सिलेक्ट करूं, मुझे हाँ उन्हीं 12 को पढ़ाना ईमानदारी से, जो ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एफर्ट भी उसी पे लिया जाएगा जो ईमानदारी से काम कर रहा है। इसलिए अब अगली बार सबको ध्यान रखना है कि आपको अपना पेपर पूरी ईमानदारी से देना। कम नंबर आएंगे चलेगा। स्टार्टिंग में जब ओरिएंटेशन हुआ था तभी मैंने आपको सबको समझा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने गलती कर ही दिया, चीटिंग करके पेपर दे दिए। एक चीज और मैं आपको एक और चीज इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीक से हो सकता है 22 या 23 तारीख से अगले 2 वीक आपके टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होंगे। ठीक है, उसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि आपने अब तक कैसी तैयारी करी, क्या क्या करा है, और हो सकता है उसमें आपसे ऑफकोर्स पूछा भी जाएगा वाइवा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साथ इंटरेक्शन है तो मैं आपसे पूछूंगा फंक्शंस के क्वेश्चन, मैंने जो जो पढ़ाया है। फिजिक्स वाली मैम अपना उन्होंने जो टॉपिक पढ़ा है उसके ओरल क्वेश्चन आपसे पूछेगी। केमिस्ट्री वाली मैम केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन पूछेगी, और हो सकता है तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको वहां पे आंसर करना होगा, कोशिश करना है कि आंसर आपसे बन पाए। अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको ट्राई प्रॉपर करना है। इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा रिवीजन करके बैठना। कभी भी इंटरव्यू हो सकता है, कल हो जाए, परसों हो जाए। ठीक है, अगले 1 वीक में आपके पास मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा कि आपका मतलब एक तरह का वाइवा शेड्यूल है टीचर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कौन बच्चे मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है 22 तारीख 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, अगले 2 वीक चलेगा। एक ही बच्चे, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट का वाइवा चलेगा। ठीक है, उसमें सर, सबको आपको अपीयर सर होना मोहित है। सर का कॉल भी आया था सर। हाँ हाँ, आया भी होगा बिल्कुल। ठीक है, आपके वाइवा होंगे, मतलब वाइवा मतलब एक तरह से इंटरेक्शन होगा टीचर्स के साथ कि आप क्या कर रहे हो, कि क्लासेस कौन कौन सी अटेंड करी, ये क्लासेस मिस, कितनी क्लासेस मिस करी, टेस्ट में आपने पहला टेस्ट दिया कैसे दिया। ठीक है, घबराना नहीं है, अटेंड करना है सबको, और टीचर के साथ इंटरेक्शन करना। और आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही था वो भी डिस्कस कर सकते हो कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर ये हो रहा है। लेकिन थोड़ा प्रिपेयर होकर बैठना है, ऐसा नहीं कि बस उठ के आ गए। फिर हमको मतलब एटलीस्ट जो पढ़ाया क्लास में उतना तो आपको आना ही चाहिए ना। हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, अगर आपको क्लास में पढ़ाया गया फंडामेंटल भी नहीं आता, फिर इससे अच्छा बोर्ड्स की तैयारी करो। ठीक है, अगर आपको सही में जेई की तैयारी करनी तो बहुत एफर्ट लेने पड़ेंगे बच्चों। इट्स नॉट एन इजी टास्क। एफर्ट लोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, तब जाके इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। सिर्फ ऐसा है कि ठीक है चलो सिर्फ क्लासेस अटेंड कर ली, होमवर्क तो कोई बात नहीं, कोई चेक तो कर नहीं रहा है, और दूसरी चीज टेस्ट भी चीटिंग करके दे दिया, इन सबसे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? कुछ कुछ बच्चे आगे देखिए बोलते हैं कि सर आपने डीपीपी कर ली, कुछ कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आज मैं डीपीपी नहीं कर पाया। बहुत अच्छी बात है, उनका सिंसियरनेस, उनकी चीजें दिखती है कि बच्चे एफर्ट ले रहे हैं, और हम भी वो उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं आगे जाके। ठीक है, अगर आज आप एफर्ट लोगे, आप मेहनत करोगे, आपको आगे कोई भी सपोर्ट मिलेगा, अवंती पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इवन दो कॉलेज फीस में भी आपको हेल्प करवाएगी किसी ना किसी तरह से स्कॉलरशिप दिलवाने में, ताकि आप पे बर्डन ना बने, आपके पेरेंट्स पे कॉलेज फीस का लोड ना बने। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्री में मिल रहा है तो ठीक है अपनी मर्जी से क्लास अटेंड कर रहे हो, कभी आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो, ऐसा नहीं चल पाएगा। आगे जाके बैच सेग्रीगेशन होगा, उस बैच में उन बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने प्रॉपरली क्लासेस अटेंड करी है, 1.5 घंटे की क्लास से 1.5 घंटे बैठे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? Yes, sir. हाँ, टेस्ट लगभग, हाँ टेस्ट हर संडे होगा लगभग, हो सकता है एक आध संडे ना हो। सर जो आपने 2 to 5 PM वाला स्लॉट बताया है ना सर, उसमें हम हाँ री हाँ अटेम्प्ट करने बैठे थे, लेकिन सर एक बार वो जब हम टेस्ट अटेम्प्ट कर देते हैं ना, फिर उसी दिन वो लिंक ओपन नहीं होता दोबारा से। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है, अपने टीचर्स को मैसेज ड्रॉप कर देना अलग से पर्सनली कि मैम मेरा टेस्ट हो चुका है, अपना स्कोर कार्ड शेयर कर देना, और उनसे टेस्ट पेपर की पीडीएफ मांग लेना। ठीक है, ओके सर। ये करना। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि पेपर को वापस कैसे रीअटेम्प्ट करना। करते हैं दूसरी बैच, और जो बैचेस चल रही हैं ऑलरेडी वहां पे बच्चे ऐसे ही करते हैं, 9 से 12 में पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर अपना जो भी उनका स्कोर आता है वो स्कोर कार्ड शेयर कर देते हैं, फिर 2 से 5 में पेपर को रीअटेम्प्ट करते हैं, फिर उसमें जो जो गलतियां हुई है वो गलतियां भी भेजते हैं कि सर मेरे से फिजिक्स में आज ये गलती हो गई थी,
केमिस्ट्री में मुझसे ये गलतियां हुई है, मैथ्स में मुझसे ये गलतियां हुई है। वो बकायदा अपने अपने टीचर्स को भेजते हैं और उसमें पूछते हैं भी कि सर इस गलती को मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, और फिर हम उसको एकदम प्रॉपर सजेशन देते हैं कि आप बेटा ये कर सकते हो, फिर अपनी गलतियों को लिखते हैं वो। ठीक है, ये लास्ट ईयर के भी बता रहा हूँ मैं। लास्ट ईयर जिन जिन बच्चों का आईआईटी में एनआईटी में हुआ है अवंती से, उन सब ने अपनी एक डायरी बनाई थी। टेस्ट नंबर 1 इस तारीख को इस टेस्ट में मुझसे ये गलतियां हुई है, टेस्ट नंबर 2 में इस तारीख को इस टेस्ट में मुझसे फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये, मैथ्स में ये गलतियां हुई, मैं ये वाला फॉर्मूला भूल गया, इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मेरे को प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम दे दिया, मैथ्स के लिए टाइम नहीं बच पाया, ओवर अटेम्प्ट कर दिया, नेगेटिव अटेम्प्ट ज्यादा कर दिए। ठीक है, ज्यादा मैंने तुक्के मार दिए, ये सब मार, जो भी गलतियां हुई हो सारी गलतियां लिखी ताकि उनको ध्यान रहता है, लिखी हुई चीज कभी भूलते नहीं है अपन। ठीक है, हर बार अपन जो भी टेस्ट देते फिर वो अपनी पिछली गलतियों को देखते रहा, मैंने इस टेस्ट में ये गलती, इस बार मुझे ये गलती रिपीट नहीं करनी है। हो सकता है गलती रिपीट हो जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इंसान को पता होना चाहिए कि मुझसे क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। आप जब जनवरी दिसंबर में आपके फुल सिलेबस पेपर होंगे, हर संडे आपके फुल सिलेबस पेपर दिसंबर में चालू हो जाएंगे। जेईई अटेम्प्ट के पहले कम से कम आप 10 मॉक टेस्ट दोगे, तो उन 10 मॉक टेस्ट को आप जब दोगे तो पिछले ऑलरेडी जो 20 टेस्ट आपने दे चुके हो उनकी गलतियां क्या है आप दिसंबर तक थोड़ी याद रख पाओगे। ओरली कहीं लिखी हुई होगी तो याद रहेगी, तो गलतियां अगर लिखी हुई रहेगी तो आपको याद रहेगी, तो आप दिसंबर में उनको गलतियों को अवॉइड कर सकते हो। ऐसे तैयारी होती है, और अभी मेहनत करोगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज फिर आप ले लेना प्राइवेट में एडमिशन, ब्रांच भी ढंग की नहीं मिलती है, लोअर ब्रांच मिलेगी, जियोलॉजी, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, एकदम लोवेस्ट टू लोवेस्ट कम नंबर पे यही होता है। और प्राइवेट कॉलेज अगर मिलेंगे वहां ना स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत ज्यादा फीस भी रहती है, और जॉब की भी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, वो बाद में भी बहुत पछतावा होता है, यार उस समय पढ़ लेते तो आज हमारी बैच में से जिन बच्चों का हुआ था हमारा भी हो सकता था। और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर मेहनत करोगे तो ही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे हैं कॉम्पिटिशन में, हाँ, लेकिन अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो ऑफकोर्स आएगा, हर साल आ रही थी। इस प्रोग्राम को चलते 4 साल हो गया है, और ऑनलाइन से रिजल्ट आ रहे हैं, हर साल आए, पंजाब से भी आए, उत्तराखंड से भी आए, हिमाचल से भी आए, दिल्ली से भी आए। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर डेडिकेटली मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आपको दिखता है आपकी बैच में और भी बच्चे कर रहे हैं, आपको दिखता भी होगा बाकी लोगों को, जो लोग होमवर्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, क्लास में इंटरेक्ट करते हैं, आपको भी ऐसा बनना है। ठीक है, और अभी भी समय है, जग जाओ, अभी सिर्फ जुलाई आया है। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने हैं, इन 6 महीने में डेडिकेटली पढ़ना पड़ेगा। और आपको ओरिएंटेशन सारी तरीके बता दिए थे क्या क्या करने की रिक्वायरमेंट, क्लासेस अटेंड करनी प्रॉपरली, डीपीपी मॉड्यूल सॉल्व करनी पड़ेगी अच्छे से, डाउट डिस्कशन ग्रुप का यूज करो, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मार के जो जो उस हफ्ते में कवर हो उसको कवर करो, टेस्ट को प्रॉपरली सीरियसली दो। ऐसा नहीं कि चलो टेस्ट आ गया ठीक है दे देंगे, टेस्ट में क्या है चीटिंग करके दे देंगे, नहीं। आपको इसलिए मैंने पहला स्टेप क्या लिया, अगर टेस्ट अगले संडे को तो मंडे को पता होना चाहिए क्या सिलेबस आ रहा है। ठीक है, अगर आज आपको आज पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगले संडे क्या टेस्ट है तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप सीरियस बच्चे हो, जेई को सीरियसली ले रहे हो तो। ऐसा नहीं कि संडे टेस्ट है तो फ्राइडे को तैयारी कर रहे हैं, फ्राइडे को पता चल रहा है, कोई ग्रुप में मैसेज करेगा तो पता चलेगा। ऑलरेडी आपके लिए प्लानर मैंने सब कुछ बना रखा है, क्यों हमने पहले से बना रखा है, ताकि आपकी सुविधा रहे। आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट डिस्कशन ग्रुप ओपन है, वहां पे टीचर को टैग करो कि मैम मुझे इस चैप्टर की शॉर्ट नोट दे दो, वीडियो दे दो, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो। टीचर भूल जाते, हो सकता है कि मैंने क्लास में कुछ बोला कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं भूल गया, तो मुझे रिमाइंड करा दो ग्रुप में। डाउट डिस्कशन ग्रुप ओपन रख रखा है ना, वहां पे प्रॉपर्ली टैग करो, रिस्पेक्टफुली अच्छे से बोल दो टीचर को सर इस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए सारे टीचर सारी टीम रेडी है, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट पहले आना चाहिए। ठीक है, और जो भी अगर मान लो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, गलत जगह अगर आपका समय जा रहा है तो स्टॉप हो जाओ। आई एम रियली टेलिंग, अगर आप देखो एनरोलमेंट में 200-250 बच्चे आए थे, सबको बैच में चांस नहीं मिला, आप कुछ 40-50 बच्चों को चांस मिला था, उसमें से भी देखो अभी सिर्फ 37 बच्चे आ पा रहे हैं, हर कोई तैयारी भी नहीं कर पाता है। ठीक है, इन 37 में से भी हो सकता है कुछ बच्चे और कट पीट करके, हमको अगर 20 का भी बैच मिलेगा हम 20 पे मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आपको अपनी मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी और कोई कराने नहीं आएगा। अब अगली बार से ध्यान रखना। ठीक है, ये वीक और है आपके पास, अगला संडे जो भी टेस्ट आने वाला है उसको एक बार देख लो सिलेबस में क्या है, तैयारी स्टार्ट कर दो। आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, सर इस टॉपिक के मुझे क्वेश्चंस चाहिए, वीडियो चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए, ग्रुप में मांगो, मिल जाएगा हेल्प। क्लियर है? ठीक है, और इन सब चीजों का आप ध्यान रखना, अगले टेस्ट के डिस्कशन के पहले ये सारी चीजें होनी चाहिए। 9 से 12 में ही पेपर देना है। ठीक है, और इन मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है और रिकैप करना है।
और ईमानदारी से दोगे। ये पहली बार था, ठीक है, ईमानदारी से अब अगला सारे टेस्ट देने हैं, और आपके अब वाइवा होंगे इस वीक 2 वीक में, तो अपना रिवीजन करके आना थोड़ा बहुत, जो जो भी क्लास में पढ़ाया है अब तक उन सबका चीजों का आपको रिवाइज करना पता होना चाहिए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन आए थे आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, अच्छे क्वेश्चन थे एक्चुअली में। ध्यान से देखो यहाँ क्या दिया हुआ है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इक्वल टू अल्फा। ये एक दिया हुआ है और पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन में आंसर साइन स्क्वायर अल्फा के टर्म्स में, साइन अल्फा के टर्म्स में दिया हुआ है। किसी ने किया था क्वेश्चन एग्जाम में, एनीवन? कैसे करेंगे इसको, मुझे ये क्रिएट करना है। सर ट्राई किया था लेकिन आंसर सही नहीं आ रहा था। ओके वेरी गुड। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रिएट करना, अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। कैसे क्रिएट करें 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy वगैरह वगैरह। और देखो यहाँ पे, हाँ बोलो बोलो सर। इसमें ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है ना। यहाँ पे देखो cos अल्फा दिया हुआ एक, तो देखो क्वेश्चन को कैसे पहचानते, क्या लॉजिक लगाते हैं उससे सोचते पहले। यहाँ cos अल्फा दिया हुआ और अल्फा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई ना कोई एक एंगल होता है ना। इसका आउटपुट क्या आता है, कोई ना कोई एंगल आता है, आपको पता है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या होती है, कोई ना कोई एंगल। तो ये भी कोई ना कोई एंगल होगा, ये भी कोई ना कोई एंगल होगा। तो लेट अस अज्यूम दिस इज एन एंगल ए, दिस इज एन एंगल बी, ठीक है। अगर इसको मैं कोई ना कोई एंगल अज्यूम कर लूं, cos इनवर्स x इक्वल टू मान लो a, तो यहां से x आ जाएगा मेरे पास। x कितना आ जाएगा, cos ऑफ a आ जाएगा, है ना। और cos इनवर्स y/2 इक्वल टू एंगल b माना है, तो y/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos b, या फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 cos b। यहां तक समझ में आया? यस सर। मैंने सबसे पहले x और y निकाल लिए ताकि मैं यहाँ पुटअप कर सकूं। अब दूसरा चाहिए cos अल्फा, दूसरा क्या चाहिए, cos अल्फा। तो देखो यहाँ से रिलेशन क्या क्रिएट हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू अल्फा, सॉरी a माइनस बी इक्वल टू अल्फा। इसको a माना, इसको b माना है, तो है ना। यस सर। ये a है, ये b है, तो a माइनस बी इक्वल टू अल्फा। मुझे क्या चाहिए, cos अल्फा चाहिए। तो अगर दोनों तरफ cos ले लें तो क्या बन जाएगा, cos अल्फा, है ना। दोनों तरफ क्या ले ले, cos, ताकि cos अल्फा क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे मैं cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, cos a cos b। बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के याद कर लेना, याद नहीं हो तो अपने स्टडी टेबल में ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल फॉर्मूला चिपका लेना, ताकि डेली डेली देख पाओ, बिना इसके काम नहीं चल पाएगा। ये आ गया, यहाँ तक क्लैरिटी है क्या किया है? यस सर। ठीक है, एक सेकंड में क्वेश्चन 2 हटा देता हूँ ताकि जगह बच जाए। ओके, अब cos a मतलब कितना, x है। अगर इनकी वैल्यू पुटअप कर दे अपन, cos a कितना है, x। cos b कितना है, y/2, है ना। देखो ध्यान से, cos a की वैल्यू x के बराबर है, cos b की वैल्यू किसके बराबर है, y/2 के बराबर। अब cos a अगर x है तो sin a कितना होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। sin थीटा क्या होता है, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और sin b कितना होगा, √1 माइनस इक्वल टू cos अल्फा। यहां तक समझ में आया? यस सर। मैंने कुछ नहीं किया बच्चा, इसको a माना, इसको b माना, इसको अल्फा है, दोनों तरफ cos ले लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में cos a दिया हुआ था। जैसे दोनों तरफ cos a लिया, cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, cos a cos b प्लस sin a sin b। एक बार चेक भी कर लेना ये फॉर्मूला है। यहाँ पे cos अल्फा क्रिएट हुआ, उससे मेरे को ये एक्सप्रेशन मिल गया। कोशिश में कर रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन को क्रिएट करूँ। तो मेरे पास क्या क्या आ गया यहाँ तक, xy/2 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लोगे 4 माइनस वाई स्क्वायर
और ये 4 √12 के 2 बन जाएगा इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, और भी तरीका हो सकता है, फिलहाल अपन ये तरीका सोचने की कोशिश करें। 2 कॉमन लेके उधर चला जाएगा और यहाँ पे मेरे पास बचेगा एक्स वाई प्लस √1 - x² √4 - y² इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा। कैलकुलेशन देखते रहना, कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो बताना। आप क्या करें बताओ। हाँ रतन बोलो, डाउट है कुछ? यस सर, इसमें पूछना था कि जो ये साइन ए है इसकी वैल्यू कैसे आ गई, ये कॉस हाँ से साइन। कॉस ए दिया हुआ था तो साइन ए निकालना था, तो मुझे कॉस और साइन में एक रिलेशन पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। कॉस यस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। वहां साइन थीटा कितना आएगा, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में, Yes. ओके सर। है ना। बस उसी से किया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ। यस सर। अब ये रूट को हटाने के लिए बच्चों क्या करें, ये रूट So की टर्म squaring. स्क्वायरिंग बोथ साइड। लेकिन अभी स्क्वायरिंग करूंगा ना तो देखो a + b का होल स्क्वायर करूंगा रूट रह जाएगा, तो इस रूट को पहले अकेला बनाना पड़ेगा फिर स्क्वायरिंग करेंगे ताकि ये रूट पूरा ही हट जाए, क्योंकि अभी अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो a² + b² + 2ab आएगा तो फिर भी रूट रह जाएगा। तो पहले xy को उधर भेज देते हैं। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूँ ताकि रूट पूरी तरह से हट जाए। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 - x² और 4 - y², और यहाँ क्या बनेगा 2 cos अल्फा - xy का होल स्क्वायर। क्लियर है। Yes. बोलो, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये आंसर आ रहा है क्या इससे। अब ट्राई करो जल्दी से, वो बताओ क्या आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, आपके सामने कुछ नहीं किया, एक को एंगल ए माना, एक को एंगल बी माना, दोनों तरफ कॉस ले लिया और इस तरह से सिंप्लीफाई किया। करो कोशिश आगे। जल्दी से ट्राई करो, बताओ कितना आ रहा है। और किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो वापस पूछ लेना। यहां तक में कोई स्टेप में कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। देखो इससे हाँ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, सिंप्लीफाई करके देखो जो एक्सप्रेशन मुझे चाहिए क्या वो क्रिएट हो रहा है। जो एक्सप्रेशन चाहिए वो क्रिएट करने की कोशिश करना, ये इसकी वैल्यू निकालनी। और आइडिया कहां से लगा, स्टार्ट कहां से किया, भाई कॉस अल्फा चाहिए था और ये दो एंगल है इसलिए दोनों तरफ कॉस ले लिया। कभी भी क्वेश्चन कैसे सोचना है वो भी सीखना है। यहां तक लिख लिया क्या आप लोगों ने? Yes. Yes. यस सर। तो देखो यहां तक आपके पास क्या है, 1 - x² इंटू 4 - y² इक्वल टू 2 cos अल्फा -xy का होल स्क्वायर। जल्दी से सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। अब जो जो चाहिए उसको एक तरफ रख लेते हैं। इन दोनों को उधर भेज दिया, इसको उधर भेज देंगे, है ना। हो गया देखो सॉल्व, ये एक्सप्रेशन आ गया जो चाहिए था। Yes, sir. तो फिर होना चाहिए था आपसे सॉल्व, तो कितना टाइम लगा दिया था। 4 कॉमन लोगे 1 - cos स्क्वायर बचेगा, क्या लिख दोगे इसको, साइन स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अगली बार ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, मैनिपुलेशन और सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये देखो, f(x) दिया हुआ है, पूछा f(5) कितना होगा।
कैसे करेंगे? इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करे ताकि क्वेश्चन पहले सिंप्लीफाई हो जाए। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सर tan की फॉर्म में लिख लेंगे। हाँ, इसको tan थीटा रख दो। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला बनता है, याद आ रहा है? x को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ tan थीटा, जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं? tan थीटा। चलो रखो सब लोग और करो क्वेश्चन जल्दी से। x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो tan थीटा ग्रेटर देन 1, जहां जहां भी x उसकी जगह tan थीटा रख दो। अब देखो पहले थीटा में कंडीशन निकालनी पड़ी। हाँ बोलो। सर इसमें हम टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स वाला x वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? पाई माइनस साइन इनवर्स, फिर जो साइन के अंदर एंगल लिखा वो वाला फॉर्मूले से मैंने किया था, इसको आंसर आ गया था मेरा उससे। कौन सा फॉर्मूला? सर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स x। नहीं नहीं, ये कौन सा फॉर्मूला है? सर ये हमने बोर्ड कैंप में किया था। नहीं नहीं नहीं, tan इनवर्स और cot इनवर्स में फॉर्मूला होता है बेटा। 2 tan इनवर्स को आप sin इनवर्स के टर्म्स में लिख सकते हो। 2 tan इनवर्स को ये लिखा जा सकता है, ठीक है? आपने हो सकता है कुछ और लिखा है लेकिन आपने गलत से कुछ और कर दिया, ठीक है? एक बार वापस चेक करना। ओके सर। हाँ, यहाँ पे देखो x की जगह tan थीटा रखा क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? सर सर साइन नहीं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल फॉर्मूले पता होना चाहिए। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। और यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है? 2 tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स थीटा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी सोचना पड़ेगी, याद आ रहा है? बताया था tan इनवर्स ऑफ tan x। अब ये क्या बाहर आ सकता है? ये बाहर कब आएगा? ये कैसे चेक करते थे, याद करो। ये बाहर कब आएगा? जब थीटा कहां से कहां तक लाई करे। अरे आपको कराए थे क्लास में tan इनवर्स ऑफ tan x में x बाहर कब आता था? बोलो। सर जब इनकी रेंज में लाई करे। हाँ, tan इनवर्स ऑफ tan x में मैं इसको x के बराबर कब लिखता था? जब x कहां से कहां तक लाई करे? -π/2 से π/2। यस सर। और साइन इनवर्स में भी -π/2 से π/2 होता था, तभी x बाहर आता था। अगर एंगल ज्यादा था, एंगल को कम करना पड़ता है तब बाहर आता है। सब क्लास में कराया था पिछली क्लासेस में। यस आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा थीटा बाहर तभी आएगा या 2 थीटा बाहर तभी आएगा जब ये -π/2 से π/2 में लाई करेगा। अब कैसे पता करें थीटा के बारे में? तो यहाँ पे दिया हुआ x के बारे में क्या दिया हुआ? ग्रेटर देन x। आपका ग्रेटर देन तो यहाँ से लॉजिक लगाना पड़ेगा। x किसको माना आपने? tan थीटा को। तो tan थीटा आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 1। tan थीटा ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन π/4, ठीक है? क्योंकि tan इंक्रीजिंग फंक्शन है और tan थीटा की वैल्यू 1 π/4 पे होती है। तो थीटा आपने क्या माना? ग्रेटर देन π/4 से ज्यादा। और ग्रेटर देन 1 कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो बेसिकली थीटा आपको किसके बीच में लाई कर रहा है? π/4 से π/2, ठीक है? π/4 से π/2। तो 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, π/2 से पाई लाई करेगा, आया ना? बोलो। यस सर। अच्छा, फर्स्ट वाले केस में क्या यहाँ से tan थीटा बाहर आ जाएगा क्या? सर हमने तो वहाँ पे देखा कि थीटा इज ग्रेटर देन π/4। सर फिर जो π/2 रेंज है वो हमने सर tan की रेंज से ली। हाँ देखो, tan थीटा क्या होता है? 1 से ज्यादा, 1 से कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना? यस तो इन्फिनिटी कहां तक जाएगा? π/2 तक। तो इसलिए थीटा ग्रेटर देन 1 टू π/2। देखो tan थीटा का ग्राफ कैसा होता है? 0 पे 0 होता है। ये tan थीटा का ग्राफ होता है, y इक्वल टू tan थीटा। तो बोला थीटा ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा, तो 1 से कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक।
तो 1 कहाँ पे होता है, थीटा की वैल्यू π/4, तो एंगल क्या हो जाएगा π/4 से π/2। अगर थीटा 1 से ज्यादा है, मतलब सॉरी tan थीटा अगर 1 से ज्यादा है तो थीटा π/4 से ज्यादा होगा, π/4 से π/2 होगा। ठीक है, एक ब्रांच ले लेंगे अपन π/4 से π/2। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। अब थीटा आपका π/4 से π/2, तब ध्यान से बताओ क्या ये बाहर आ सकता है? बताओ आ सकता है कि नहीं? यस सर, आ सकते। आ सकता है ना, tan थीटा की रेंज Yes, sir. π/2 से π/2, तो उसी में तो लाई कर रहा था, ये बाहर आ जाएगा। अब बताओ साइन इनवर्स के लिए क्या 2 थीटा बाहर आ सकता है? ये है 2 थीटा की रेंज। बताओ यस सर, आ सकता है। क्यों आ सकता है? साइन इनवर्स की क्या होती है रेंज? सर π/4 से -π/4 से π/4। नहीं, -π/2 से π/2। वो बच्चों रिवाइज नहीं करोगे बहुत दिक्कत आ जाएगी। -π/2 कितनी बार आ गया, स्कूल में भी हो चुका होगा। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। अब ये -π/2 से π/2 में लाई कर रहा है क्या 2 थीटा? बताओ। सर π/2 से ज्यादा तो फिर कैसे बाहर आएगा? कैसे बोल दिया आपने बाहर आ जाएगा? π/2 से ज्यादा है ना, तो बाहर थोड़ी आ सकता है। अगर एंगल π/2 से ज्यादा तो बाहर नहीं आएगा ना। मुझे क्या चाहिए? -π/2 से π/2 में चाहिए, तो ही डायरेक्ट बाहर आ सकता है। याद है कि नहीं फॉर्मूला? यस यस। तो फिर अब कैसे करें इसको? एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी सैटरडे वाली क्लास में रिवीजन, फ्राइडे वाली क्लास में रिवीजन में करवाया था। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर एक्स तभी आ सकता है जब एक्स आपका -π/2 से π/2 में लाई करे। अगर इससे ज्यादा एंगल है तो आपको एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या आ गया वहां पे? मेरा जो क्वेश्चन में थीटा है वो कहां से लाई कर रहा है? π/2 से पाई लाई कर रहा है। 2 थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है? π/2, मतलब π/2 से ज्यादा। तो एंगल को कैसे रिड्यूस करें? क्वेश्चन में क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास जो 2 थीटा है वो लाई कर रहा है π/2 से पाई, मतलब π/2 से ज्यादा है। और मेरे पास क्वेश्चन में क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तब बताओ इस एंगल को कैसे रिड्यूस करूं? सर पाई में से माइनस करके। हाँ, पाई माइनस क्रिएट करना पड़ेगा। यस साइन थीटा को साइन ऑफ पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। यस साइन थीटा को साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? सेम फॉर्मूला क्या अपने पास? बेसिक कंसेप्ट ये साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन एक्स, है ना। साइन एक्स को साइन पाई माइनस एक्स लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मान लो साइन एक्स है, तो साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। बोलो, साइन ऑफ एक्स को साइन ऑफ पाई माइनस एक्स लिखा जा सकता है। अब मैं चेक करता हूँ मेरा ये जो एंगल है ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है। अब इस एंगल के लिए चेक करते हैं। अगर ये रेंज में लाई कर रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। अगर रेंज में लाई कर रहा नहीं है तो बाहर नहीं आएगा। तो वापस चेक कर देखो, 2 थीटा लाई कर रहा था कहां से कहां तक? π/2 से π/4, π/2 से पाई लाई कर रहा था 2 थीटा। मुझे क्या चेक करना? पाई -2 थीटा चेक करना है। तो सबसे पहले -2 थीटा क्रिएट करना पड़ेगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये -π/2 आ जाएगा -π। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये क्रिएट कर रहा हूं मैं ये चीज। अब दोनों तरफ पाई ऐड कर दो। दोनों तरफ क्या कर दो? पाई ऐड। अगर पाई ऐड कर दोगे सब तरफ, इधर भी पाई ऐड कर दो, इधर भी पाई ऐड कर दो और इधर भी पाई ऐड कर दो। ठीक है, तो सब जगह का पाई ऐड कर दोगे तो क्या कहां से कहां तक लाई करेगा? π/2 से 0। तो आपका पाई -2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? π/2 से 0। तो क्या ये मेरी रेंज में है 0 से π/2? यस सर। यस सर। ये मेरी रेंज में। अब ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। यस सर। ठीक आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या गई है? तो मैंने क्या करा, ये रेंज में नहीं आ रहा था, ये 2 थीटा की वैल्यू π/2 से ज्यादा थी, तो इसको अपन ने क्या लिखा? साइन ऑफ थीटा को साइन लिखने का दूसरा तरीका क्या है? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। साइन थीटा को लिखने का दूसरा तरीका क्या? पाई माइनस थीटा। अब ये मेरी रेंज में, तो ये बाहर आ जाएगा। तो 2 थीटा एज इट इज ये बाहर आ जाएगा। तो बाहर आके क्या बनेगा? पाई -2 थीटा। अब देखो 2 थीटा कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? पाई। अब f ऑफ 5 पूछे, 10 पूछे, 8 पूछे, कुछ भी पूछे, आंसर हमेशा पाई आएगा। f ऑफ 5 भी पूछता है, f ऑफ 10 पूछता है, f ऑफ 2 पूछता है, f ऑफ 3 पूछे, कुछ भी पूछे, ये कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या आएगा? पाई आएगा। पाई क्लियर है? fx की वैल्यू ही आपके पास क्या आ गई? पाई, और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे x को आप कुछ भी रखो, आउटपुट हमेशा सिर्फ पाई आएगा। सर हमें ना मैम ने इस मेथड से करवाया था कि हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जो एक्स्ट्रा आता जाएगा फिर उन्हें पुट करते जाएंगे सर।
देखो अब हो सकता है अब आपने क्या वहां पे समझा, क्या मेथड था। फिलहाल अभी ये सबसे स्टैंडर्ड मेथड मैंने आपको सिखाया, ये समझ में आया क्या? यस Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब हो सकता है मैम ने पढ़ाया सही मेथड होगा, आप एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर आपने हो सकता है उस वक्त ध्यान ना दिया हो। ठीक है, तो उस पर अपन डिस्कशन नहीं कर सकते अभी। इस मेथड को, ये इस मेथड में ये सबसे स्टैंडर्डाइज जनरल मेथड है, और बहुत प्रॉपरली आपको ध्यान रखना है। ये जो कंडीशन थी x ग्रेटर देन 1, इस कंडीशन को लेते हुए चलना है। अगर डायरेक्टली सॉल्व करते जाओगे 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा कर दोगे और आंसर सी टिक करके आ जाओगे। मैक्सिमम बच्चों ने सी टिक किया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टली 2 थीटा को बाहर निकाल दिया। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 थीटा, और 4 थीटा में ये आंसर टिक करके आ गया। ज्यादातर 80% जनता यही गलती करती है और इसको 4 थीटा टिक करके आ जाती है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 4 थीटा नहीं आएगा। आपको पहले चेक करना पड़ेगा ये एंगल बाहर तभी आ सकता है जब उसकी रेंज में हो। और कैसे चेक किया मैंने आपके सामने, x ग्रेटर देन 1 था तो थीटा ग्रेटर देन π/4, π/4 से π/2, 2 थीटा की वैल्यू π/2 से ज्यादा आ रही है तो पहले एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर अपन को रखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। बहुत अच्छा Yes, क्वेश्चन। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट। आप देख रहे हो कितने अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दिए जाते हैं। अब यहाँ पे गलती अगर होगी तो चलेगा, एग्जाम में जो गलतियां होती है वही पता है। अगर मान लो आप ईमानदारी से पेपर देते हो, 4 थीटा टिक करके आता तो आपको आइडिया लग जाता है यार मैंने ये गलती कर दी, ये वाली स्टेप मैंने फॉलो नहीं करी। और डायरेक्ट नेट से देखोगे टिक करके आ जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या क्या नहीं हुआ। और अगर ईमानदारी से पेपर दोगे, गलती करोगे, इट्स ओके टू मेक द मिस्टेक। आप यहाँ पे क्या गलती कर सकते थे, मैक्सिमम जो बच्चों ने जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था लास्ट टाइम भी, ज्यादातर बच्चों ने 4 थीटा टिक करके आया था। वो पूछ रहे थे फिर सर 4 थीटा आंसर आ रहा था, तो उनको पता ही नहीं चल पा रहा था गलती कहाँ है। गलती यहाँ थी, उन्होंने क्या कर दिया 2 थीटा को डायरेक्टली बाहर ले लिया था। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि 2 थीटा मेरा π/2 से ज्यादा तो बाहर नहीं आ पाएगा, पहले इस एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा फिर बाहर आएगा। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको Yes, अपने sir. नोट्स में जरूर उतारना, इंपॉर्टेंट मार्क। अगला देखो, अगला डोमेन पे, एंड अगेन डोमेन हाईली इंपॉर्टेंट। आप जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो एक एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर जो बनते हैं बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। साइन इनवर्स की डोमेन कैसे निकालते हैं? जो भी साइन इनवर्स के इनपुट है वो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? साइन इनवर्स का इनपुट कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, बताओ? सर -1 to 1। वेरी गुड। इनपुट हमेशा वैल्यू होती है और वो कहां से कहां तक लाइन करनी चाहिए? इनपुट की वैल्यू -1 से 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको क्लास में बताया था जब भी ऐसी इनइक्वालिटी आए, दो तरह के टर्म है यहाँ पे, -1 to 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। और फिर अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर दोनों को अलग अलग जब सॉल्व करेंगे तो यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन लेंगे। देखो ध्यान, यहाँ पे क्या है, दो पार्ट बन रहे हैं आपके। एक पार्ट क्या है कि ये जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और दूसरी क्या है, ये जो वैल्यू है शुड बी, दूसरी पार्ट क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, है ना? अब इन दोनों पार्ट को अलग अलग Yes, सॉल्व sir. करके दोनों का पार्ट का आपस में यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन लेंगे, ये कंफ्यूजन होता है। तो देखो ऐसे लॉजिक में क्या कर लिया करो, ऐसे ऐसे डायग्राम किसे सोचा करो। क्या बोला कि ये जो भी वैल्यू है, ये बोल रहा है एक तो -1 से ज्यादा होनी चाहिए तो -1 से ज्यादा होनी चाहिए, एक बोल रहा है 1 से कम होनी चाहिए तो 1 से कम होनी चाहिए, और आपको क्या चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो दोनों देखो, इन दोनों एरो का अपन क्या ले रहे हैं, यूनियन के इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। Intersection. तो ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। दोनों अलग अलग एरो का क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब भी ये डायग्राम आए, लिख देता हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके बहुत काम आएगी। मैंने सिखाया भी था आपको डोमेन रेंज में। जब भी ये डायग्राम आए इंटरसेक्शन लेना है, और जब भी ये डायग्राम दिखे तो क्या लेना है, यूनियन। यूनियन। याद रखना, ऐसा डायग्राम दिखे तो यूनियन, ऐसा डायग्राम दिखे तो इंटरसेक्शन। अब इन दोनों पार्ट को आपको सॉल्व करके दोनों आंसर का कॉमन पार्ट लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। अब अपने आप में ये बहुत अच्छी इनइक्वालिटी है, यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन आ गया। तो अगर मॉड्यूलस फंक्शन आ गया तो पहले मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। और ये वाला मॉड एक्स कहाँ पे डिफाइन होता है, किस वैल्यू पे? ये जो मॉड एक्स है कहाँ पे डिफाइन होगा, एक्स की किस वैल्यू पे डिफाइन होता है मॉड एक्स? सो ग्रेटर देन 0। हाँ, 0 पे डिफाइन होता है, मतलब ये कहने का मतलब है एक्स कौन से पे डिफाइन होगा, 0 पे डिफाइन होगा। यस सर, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 एंड इक्वल टू 0। हाँ, इक्वालिटी तो कहीं पे भी लगा सकते हो।
अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्टली ओपन हो जाता है, और नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होता है। तो मॉड ऑफ x अगर है तो 0 पे डिफाइन होता है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, इस तरह से। अब यहाँ पे आपको फिर से देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, ठीक है, और ये क्या है, लेस देन 1। तो ये बेसिकली मॉड है, इसको 0 पे तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 0 पे तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पहले बताना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा लेट x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से 0 से कम। तो मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, -1 से 0 के बीच में। तो -1 से 0 में x नेगेटिव है, तो मॉड कैसा ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा, टाइम्स ऑफ x। नेगेटिव। -x ओपन होगा, है ना। सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा मॉड को, फिर ही सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया अगर -1 से 0 तो मॉड नेगेटिव ओपन होगा। इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, आदत हमेशा रखा करो नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई की आदत मत रखा करो। नेगेटिव को उधर भेज दो, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो आपके पास क्या बचेगा, -x + 5 अपॉन x² + 1 प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे, ये आया। सिंप्लीफाई करोगे तो x² - x + 6 अपॉन x² + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया, बोलो। Yes, sir. एक चीज हमेशा याद रखना, इनइक्वालिटीज में जब भी कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी है जो ऑलवेज पॉजिटिव है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, क्योंकि उसके रहने से कुछ साइन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनना, इनइक्वालिटीज में जब भी कोई क्वांटिटी ऐसी है जो ऑलवेज पॉजिटिव हो, तो उसको आप कंसीडर नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होती है, अगर उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो आंसर अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो आंसर अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करो, आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव ही रहना है। तो कोई चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उससे इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको आप कंसीडर नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, x² + 1, है ना। तो जो भी साइन चेंज करेगा मेरा ये डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं करेगा, तो इसको आप 0 में भेज सकते हो। तो मेरे पास बचेगा कैसे, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को ही मुझे ध्यान से देखना है, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। अब न्यूमरेटर के बारे में सोचना है, तो क्वाड्रेटिक का ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका डी निकालना पड़ेगा। मैंने सिखाया था आपको, इसका पहले डी चेक करो कि इसका डी की नेगेटिव तो नहीं है कहीं। इसका अगर आप डी पता करोगे, पता करो इसका डी, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है सर। नेगेटिव आ रहा है, सर नेगेटिव है। वेरी गुड। ये इतने हाईली कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना, हर क्वेश्चन के हर स्टेप का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डी नेगेटिव आ रहा है, आपको मैंने उस दिन बताया था, किसी भी क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो क्या मतलब है उस क्वाड्रेटिक का, वो क्वाड्रेटिक कैसे होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। रियल नोट। नहीं, हाँ, ये बात सब ध्यान रखना। मैंने उस दिन भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज बता रहा हूँ, अब अगली बार आपके पास बहुत बार आएगा ये चीज, अगले आने वाले चैप्टर में हर जगह आएगा। ये लिख लेना अपने इंडेक्स में, मैथमेटिक्स की कॉपी के इंडेक्स में लिख लेना, क्योंकि ये चीज बार बार काम आती है। अभी के अभी लिखना, लिखो सब लोग अपनी मैथ्स की कॉपी का जो आपका फर्स्ट पेज इंडेक्स, वहां पे उतारो, डेली याद रखना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, इसका मान लो लीडिंग कोएफिशिएंट ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, डी नेगेटिव मतलब कोई भी रियल रूट नहीं बनेगा, कोई भी रियल रूट नहीं बनेगा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, एक्स के ऊपर से निकल जाएगा, यस सर। है ना। Yes, एक्स के ऊपर से निकल गया मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू, हर पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो ये कंडीशन जब भी आती है, ए पॉजिटिव हो डी नेगेटिव हो, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो, तो यहां से आप क्या बोलोगे, वाई दैट इज जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप एक्स को कुछ भी रखो, ये हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। लिख लो अच्छे से इसको, पहली चीज ये। इसी में दूसरी चीज क्या, अगर ए नेगेटिव हो डी भी नेगेटिव हो, दोनों के दोनों नेगेटिव हो, ए भी नेगेटिव डी भी नेगेटिव, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला।
डाउनवर्ड पैराबोला डी नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्स को कट नहीं कर सकता क्योंकि डी नेगेटिव है तो नो रियल रूट है, तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा और नीचे निकल जाएगा, तो पूरा का पूरा ग्राफ नीचे है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बोलोगे y इज ऑलवेज नेगेटिव, x को कुछ भी रखो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x को कुछ भी रखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ये क्या आएगी, ऑलवेज नेगेटिव। ये सेकंड पार्ट हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x को कुछ भी रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, ऑलवेज नेगेटिव। लिख लो अच्छे से एकदम प्रॉपर्ली। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज बहुत बार जो काम आती है लेकिन आप भूल जाते हो बार बार, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, सो मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स, ये भी नहीं भूलना है। ये कुछ चीजें इंडेक्स में ही लिख लो। कभी कभी ये इक्वेशन आती है ट्रिग्नोमेट्री की, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो वो बेसिकली इसकी मैक्सिमम में और मिनिमम वैल्यू होती है ना। अगर इसको सिंप्लीफाई करना, मैक्सिमम मिनिमम कैसा आया था एक्चुअली, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड। इससे फायदा क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल अगर आप कंसिडर करोगे जिसकी दो साइड्स ए और बी है, ठीक है, और ये एंगल कोई मान लो अल्फा, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड ए और बी तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, है ना, और बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा इस ट्राइंगल के हिसाब से, कॉस अल्फा। आपके पास क्या बच्चे का, बेसिकली देखो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका सिखा रहा हूं। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का। यस। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन था, इस पूरे यहाँ पे दो फंक्शन थे, एक साइन का था एक कॉस का था, इसको सिंगल फंक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉस में। अब यहाँ से हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते थे एक्चुअली में। इसकी मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस की थीटा वैल्यू 1 होगी, और इसका मिनिमम कब आएगा, जब कॉस थीटा -1 होगा। यहाँ पे सिर्फ कॉस बचा है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम यहीं से निकालते थे। देखो ये जो स्टेप्स है ये भी काम की है कि कभी भी डबल फंक्शन को सिंगल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हो मैक्सिमम में, तो ये सारी स्टेप इंडेक्स में ही लिखो क्योंकि कोई भी चैप्टर में काम आ सकती है। मैक्सिमम आती है जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाए, और मिनिमम तब आएगा जब कॉस थीटा -1 हो जाए। लिख लिया सबने इंडेक्स में, और अब ये आएगा मैं बताऊंगा नहीं, अगली बार डायरेक्ट यूज करूंगा। क्लियर है, याद रखना है आपको। सर वाई मिनिमम क्या लिखा है आपने, y मिनिमम इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके सर। मिनिमम कब आएगा, जब cos थीटा मिनिमम हो, cos थीटा मिनिमम कितना होता है -1। मैक्सिमम कब आएगा, जब cos थीटा मैक्सिमम हो, मैक्सिमम कितना होता है +1। हो गया, लिख लिया। यस। चलो यस आ गया था, क्वेश्चन हमारा कहाँ चल रहा था वैसे, हाँ ये आ गया। अब इसका डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव आ गया था, ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव, मतलब ये क्वाड्रेटिक भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। यस सर। यस मतलब सर। ये जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक गिवन है, इसका डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, मतलब ये भी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। दोनों के दोनों ऑलवेज पॉजिटिव है, मुझे पॉजिटिव ही चाहिए था, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर। यस क्योंकि आप x को कुछ भी रखो, ऊपर वाला न्यूमरेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है, यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है, बताइए। यस सर। तो देखो ये पहले पार्ट का आंसर क्या है, यहाँ से रियल नंबर, और इनिशियल कंडीशन क्या थी, एक सिंगल केस के अंदर अब इन दोनों का आप क्या लोगे, बेसिकली इसमें और इसका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, -1 से 0, मतलब -1 से 0 में रख सकता हूँ, ऑलवेज ट्रू आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑलवेज ट्रू। तो इस पार्ट से आंसर आ गया -1 से 0। पहले पार्ट का आंसर क्या है, -1 से 0। अब दूसरा पार्ट क्या है, ये वाला, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। अब इसमें क्या रखोगे, 0 से लेस मान लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या सेकंड कंडीशन क्या मानोगे, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इससे सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा, तब क्या होगा,
पॉजिटिव ओपन होगा मॉड। यस सर। केस 2 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 में क्या होगा मॉड पॉजिटिव, सॉरी 0 से 1 में पॉजिटिव ओपन होगा। आपकी इनइक्वालिटी क्या थी, मॉड x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 1 सॉल्व करना था। आपने 0 से ज्यादा मान लिया है। ठीक है, अब वापिस को उधर भेजना है, फिर से क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। क्लियर है? यस ठीक है, 1 को उधर भेज के कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना डायरेक्टली। यहाँ पे खैर कर सकते हो क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन आदत बननी चाहिए कि 1 को ही उधर भेजें, ये इसको उधर मत भेजना। इस क्वेश्चन में भेज सकते हो लेकिन हर जगह भेज पाओ ऐसा जरूरी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है नंबर नेगेटिव हो। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर को उधर भेज सकते हैं, लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है या पता नहीं पॉजिटिव नेगेटिव तो फिर उधर नहीं भेज सकते। बेस्ट क्या रहता है कि इसको इधर भेज दो। एलसीएम ले लोगे, अब यहाँ एक्स का क्वेश्चन नेगेटिव आ रहा है तो मैं पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, नीचे वाला तो अगेन ऑलवेज पॉजिटिव है, ऊपर वाला का डी क्या आएगा, इस बार पॉजिटिव आएगा। अब इसके रूट्स बनाने पड़ेंगे, है ना? क्लियर है? यस सर इसके यस सर। इसके जो भी 2 रूट्स आएंगे उन दोनों रूट को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। एक रूट यहाँ पे, एक रूट यहाँ पे, फिर प्लस माइनस प्लस करना पड़ेगा। क्या चाहिए, पॉजिटिव। ये हिस्सा ले, आ रही बात समझ में? फिर इस आंसर को पिछले आंसर को कंपेयर करके आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो इस टर्म्स में आएगा, वहां से आपको ए और बी निकालना। खैर वो यही दिख रहा है, एक रूट प्लस में आएगा, एक रूट माइनस में आएगा, है ना? क्लियर हो गया? यस ओके। इस क्वाड्रेटिक के बस रूट निकालना, कैसे निकालोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने। अगला 54th भी मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे आपको ये 3 टर्म गिवन है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? सर पहले हम जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म है उसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे सर। लेकिन इससे हाँ फिर सुनो, हमको देखो अब साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का या तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो मैंने क्या बताया था, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो क्या करोगे? बड़े tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में फॉर्मूला तो है लेकिन कंडीशन आपको पता रहती नहीं है। आप कोई भी कंडीशन में अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट तो गलत हो जाएगा। सबसे बेस्ट है tan इनवर्स में कन्वर्ट करो फिर लगाओ, क्योंकि tan इनवर्स का आसान होता है याद रखना भी, फॉर्मूला भी आसान है, कंडीशंस भी आसान है ना? यस सर। ठीक है, तो इसको tan इनवर्स ये तरीका अपनाना, ठीक है, ताकि आपसे कैलकुलेशन एरर ना हो। और tan इनवर्स में कन्वर्ट करना आसान है। इसका ट्रायंगल बनेगा अगर तो ये 4 है, ये 5 है, ये बेस कितना आ जाएगा 3, है ना? इसका ट्रायंगल बनाओगे तो ये 5, ये 13, बेस कितना आ जाएगा 12। इसका 12। ट्रायंगल बनाओगे परपेंडिकुलर 16, 65। यहाँ से पता करना बेस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 63 आ रहा है क्या? चेक कर लेना, ठीक है, मुझे पता नहीं है। पाइथागोरस ट्रिपलेट है सब। यहाँ पे कितना आएगा? 5 और 13 में 12। बोलो, चेक कर लो एक बार। यस सर। 63 आएगा ना? यस ठीक है, अब इसको tan इनवर्स बदल दो जल्दी से। फर्स्ट वाला tan इनवर्स बताओ क्या आएगा? 4/3, अरे है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेकंड वाला क्या आएगा? 5/12। थर्ड वाला क्या आ जाएगा? 16/63। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में बस एक ही कंडीशन का ध्यान, तो पहली कंडीशन का यही ध्यान रखना रहता है क्या, कि अगर x और y पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फंडामेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, है ना। Yes. यस सर यहाँ पे एक्स वाई में कंडीशन क्या होती है तो वो बताओ मुझे, एक्स वाई कैसा होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, ये जो डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब प्रोडक्ट की वैल्यू 1 से क्या है कम, तभी तो पॉजिटिव होगा। यस सर। तो आपका जो एक्स और वाई है उनका मल्टीप्लीकेशन 1 से छोटा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है क्या वो 1 से छोटा है, चेक कर लो। यस सर। 1 से छोटा है, ये 20/36 1 से छोटा है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां से जो टेन इनवर्स का आंसर आएगा फिर उसको इस तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? यस सर Yes. Yes, sir. ठीक है, कर लेना। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, अजीब सा दिया था, है ना। हाँ जी सर। यस सर चलो एक बार पढ़ लो आप लोग, पहले थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश करो, क्या दिया है, पूछा क्या है, और आंसर किसके टर्म्स में। आंसर अगर आप देखो ध्यान से, g प्लस 1/g के टर्म्स में निकाल रहे हैं तीनों ऑप्शन। अब सोचो g प्लस 1/g का सम क्रिएट करना है, सोचो, ट्राई करो एक बार। ध्यान से देखो, p क्या दिया हुआ है, पावर ऑड है, और g दिया हुआ है वो, और g प्लस 1/g क्या होगा, ये लॉजिक लगाना है, या फिर जो आपको ऑप्शन में क्रिएट करना है वो उस तरह से क्रिएट करना है। थोड़ा सा सोचो, जिसको आइडिया लग रहा है डिस्कस कर सकता है, फिर अपन करते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसमें बाइनोमियल, मतलब एक बाइनोमियल के भी छोटा सा मतलब फंडामेंटल थ्योरी यूज होती है। सर प्लीज आप ही बता दीजिए। ठीक है ठीक है ओके, सीखो ध्यान से। चलो देखो, इन क्वेश्चन को करने के स्पेसिफिक तरीके होते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा बाइनोमियल की थ्योरी, छोटी सी थ्योरी का मिक्स करते हुए बनाया हुआ था। सर अभी हम तो क्यों को लेट कर सकते हैं कॉन्जुगेट इसका? हाँ हाँ, वेरी गुड, कॉन्जुगेट मान के कर सकते हैं। p जो है वो दिया हुआ है मुझे फिलहाल √2 प्लस 1 की पावर कुछ एक ऑड नंबर है 2n प्लस 1, ठीक है। और पूछा है g इज व्हाट, p माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p, मतलब g जो है इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, हाँ है ना, एक तरह से इसी नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दे तो क्या आता है, फ्रैक्शनल पार्ट ही तो आता है। यस सर। Yes. द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द p, p का क्या है, एक तरह से फ्रैक्शनल पार्ट है। अब p का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे लॉजिकली मैं निकालूं, वो भी g के टर्म्स में। पूछा क्या है वैसे, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p पूछा है, p का इंटीजर पार्ट क्या होगा ये पूछा गया, p का पूछा क्या है, देन द इंटीजर पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ द p क्या होगा, g प्लस 1/g, g माइनस 1/g या नन ऑफ दिस, ये पूछा गया। एकदम प्रॉपर धीरे धीरे करेंगे क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनिपुलेटिव टाइप है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आपको ऐसा कुछ दिए g माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर और इंटीजर पूछे और यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन हो, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम एक इसका कॉन्जुगेट कंसीडर करते हैं। कोई नया नंबर मान लो q,
लेट क्यू इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे लेटर से डिनोट करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, पी क्यू में कैपिटल क्यू डिनोट कर दो। लेट कैपिटल क्यू इक्वल टू √2 - 1 की पावर 2n+1। एक मैंने खुद से एक नंबर क्रिएट किया कैपिटल क्यू, तो इसी का कॉन्जुगेट है। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब ध्यान से देखो, ये जो √2 - 1 नंबर होगा बच्चों, क्या ये डेसिमल में होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा? सर 1 से छोटा। 1 से छोटा ही होगा ऑफकोर्स। √2 की वैल्यू 1.414 - 1 है ना? क्लियर है? अब इस 1 से डेसिमल नंबर की जो वैल्यू है, इसकी पावर में कोई अगर एक ऑड नंबर कर दूं, तो ये जो आंसर आएगा ये भी 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा होगा? सर 1 से छोटा। 1 से छोटा ही होगा। डेसिमल नंबर की जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे, नंबर तो और छोटा होता जाएगा ना, है ना? तो ये जो नंबर है ये तो 1 से छोटा ही होगा। यस यस क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब कि जो क्यू है, क्यू जो इसकी वैल्यू है क्यू की, हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेंगे, है ना? डेसिमल होगी, क्योंकि डेसिमल ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर के पावर बढ़ाओगे तो आपको एक नंबर 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो यहाँ से तो मेरे पास ये आ गया कि जो क्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पी मेरे को दिया हुआ था, क्यू मैंने एक अज्यूम किया जो कि नंबर 0 से 1 में एक डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर आप मान लो एक बार इन दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके देखते क्या एक्सप्रेशन बनता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी और क्यू को मान लो सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो पी और क्यू को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, √2 + 1 की पावर 2n+1 माइनस ऑफ √2 + 1 की पावर 2n+2 1/3। अब यहाँ पे थोड़ा बाइनोमियल का सोचो। एक एक्सप्रेशन क्या है, x + y की पावर n, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, x - y की पावर n। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कौन कौन सी टर्म्स बचती है? सर, क्या कहना- -1 आएगा ना सर? हाँ सॉरी, √2 - मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बाइनोमियल में आपको फंडामेंटल अगर इतना हल्का सा पता हो, एक है मान लो x + y की पावर n, और दूसरा इसी का नेगेटिव टाइम x - y की पावर n। इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो क्या बचेगा मेरे पास? ध्यान से सोचो, क्या बचेगा फाइनली? देखो, सर x इवन प्लस, नंबर होगा कोई? हाँ इवन नंबर, x + y की पावर n में क्या क्या आएगा, nc0 x की पावर n, फिर माइनस प्लस nc1 x की पावर n - 1 इंटू y, प्लस nc2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा, nc0, फिर माइनस ऑफ nc1, जो भी ऑड टर्म आएगी उसकी वो नेगेटिव आएगी, और इवन कोएफिशिएंट क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, है ना? बोलो, यहाँ पे y नेगेटिव है ना? नेगेटिव मतलब ऑड वाले कोएफिशिएंट नेगेटिव होंगे, y वाले क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जब इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा या फिर ऐड करूंगा, अगर ऐड करूं, अच्छा चलो ऐड करें, अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे, यस ऑड यस वाले सर। कैंसिल हो जाएंगे और इवन वाले डबल बार आ जाएंगे। यस सर। इवन वाले सब क्या हो जाएंगे, 2 बार ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करने पे 2 बार इवन वाले ऐड हो जाएंगे, और सब्सट्रैक्ट भी अगर करोगे, अगर इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो इवन वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। सब्सट्रैक्ट जब करेंगे, माइनस करूंगा अगर मान लो, तो इवन वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, ऑड वाली 2 बार ऐड हो जाएगी, यस सर। है ना? या आपको सिखाया भी क्या होगा कि जब भी हम सेम तरह के एक्सप्रेशन को ऐड करें, तो ऐड करूंगा तो ऑड वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, इवन वाली डबल बार आ जाएगी। सब्सट्रैक्ट करूंगा तो इवन वाली कैंसिल हो जाएगी, ऑड वाली डबल बार आ जाएगी। दोनों ही केस में आंसर मेरा इवन नंबर ही आएगा, यस सर। यस सर। है ना? तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो भी आंसर आएगा कोई ना कोई इवन इंटीजर ही आएगा, अगर एक्स और वाई इंटीजर है तो, है ना? आंसर क्या आएगा, इवन इंटीजर। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ओके, और ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके जो कोएफिशिएंट आएंगे, अगर पावर ऐड करूंगा तो जितनी भी रूट वाली टर्म है उनकी पावर इवन रहेगी। तो रूट वाली टर्म की पावर अगर इवन होगी तो भी क्या हो जाएंगे, तो ऐड ही कर देते अपने काम करते। अगर ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा, कि इवन इंटीजर आएगा। यहाँ तक समझ में आया? बोलो। यस यस सर। हाँ,
तो p प्लस q का जो आंसर आ रहा है वो एक इवन इंटीजर आ रहा है। क्या आ रहा है? इवन इंटीजर। ठीक है, अब आगे सोचते हैं। अब सुनना ध्यान से, p बेसिकली क्या है? p को हम कैसे लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p। यस कोई भी नंबर को हम कैसे लिखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है ना, Yes, sir. प्लस q इक्वल टू इवन इंटीजर्स। बस धीरे धीरे समझते रहना, ठीक है? थोड़ा बाइनोमियल जैसा है ये, लेकिन समझते रहना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अभी सीखने को मिलेगा। इसका आंसर एक इवन इंटीजर आ रहा है। अच्छा, अब देखो लॉजिक यहाँ पे क्या बिठाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? कोई ना कोई इंटीजर होगा। अब देखो एलएचएस में ये वाला पार्ट एक इंटीजर है, आरएचएस में ऑलरेडी इंटीजर एक आ रहा है कोई ना कोई, भले इवन ऑड मतलब इवन कोई ना कोई इंटीजर ही आ रहा है। अब एक नंबर ऑलरेडी इंटीजर है, आंसर भी इंटीजर आ रहा है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको भी कंपलसरी इंटीजर होना पड़ेगा, तभी तो आंसर इंटीजर आ सकता है। यस Yes, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा इंटीजर ही आना है, पी को कुछ भी रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर इंटीजर ही आना है। और मैंने ऑलरेडी प्रूव कर रहा है कि आरएचएस में भी इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब कंपलसरी कि इस एक्सप्रेशन को भी इंटीजर आना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है ना? यहां तक Yes. समझ में आया? Yes, sir. अब देखो दोनों में दोनों चीज है क्या? एक फ्रैक्शनल पार्ट है और एक क्यू है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पी भी मेरा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और क्यू भी है जो वो भी 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना? Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट भी कोई ना कोई डेसिमल इसका पार्ट होगा जो कि 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और क्यू भी मेरा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो इन दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा, फ्रैक्शनल, देखो क्यू तो ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में था, और मुझे पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो इनका एडिशन किसके बीच में लाई करेगा? ऐड करो इनको, 0 से 2 के बीच में, है ना? इनका एडिशन किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 2। अब पर मैं क्या कह रहा हूं, इनका जो आंसर है, ये जो चीज है, ये एक इंटीजर होना चाहिए। तो 0 से 2 में कौन सा इंटीजर लाई करता है? So 1. 1। तो इंटीजर कौन सा लाई करेगा 0 से 2 में? एक ही इंटीजर है 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके बीच में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये एक्सप्रेशन आपका 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, और आंसर इंटीजर होना चाहिए। तो 0 से 2 में कौन सा इंटीजर होता है? ओनली 1। ओनली 1। तो यहां से मैंने क्या प्रूव किया कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p प्लस q है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो। क्लियर हुआ? यस थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। थोड़ा ये कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया। बाइनोमियल जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, या फिर बाइनोमियल का आपको जब मैं दूंगा नोट्स अगली बार, आपको डिटेल में पढ़ाया है। अब मैं पूरा इस चैप्टर को पढ़ा नहीं सकता, इसे थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ तक मैं जो एक बार घर पे जाके वापस पढ़ोगे ना, खुद से डिराइव करोगे तो अपना आप समझना है। यहाँ तक मैंने क्या प्रूव किया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p प्लस q ये एक इंटीजर होना चाहिए। देखो स्टार्टिंग कहां से करी अपने? q अज्यूम किया √2 - 1। क्लियरली दिख रहा है ये नंबर डेसिमल है। डेसिमल मतलब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। इसी का रैशनल पार्ट अज्यूम किया, माइनस पार्ट कॉन्जुगेट पार्ट। इन दोनों को ऐड करूंगा तो सेम एक्सप्रेशन, एक प्लस में और एक माइनस में, तो मेरे पास इवन इंटीजर आएगा, है ना? मेरे पास क्या आएगा? इवन इंटीजर। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस अब मैंने p कोई भी नंबर कैसा होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, कोई भी नंबर क्या होता है उसका इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ही होता है ना? यस तो मेरे पास यहाँ से क्या है, इसको इस एक्सप्रेशन में यहाँ से वैल्यू के ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p प्लस q एक इवन इंटीजर है। अब यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक चीज, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये तो एक इंटीजर होगा, इधर आंसर भी इंटीजर आ रहा है। तो दो आंसर अगर इंटीजर आ रहा है तो इंटीजर में इंटीजर ही ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आंसर इंटीजर आएगा। तो इसको कंपलसरी इस एक्सप्रेशन को भी इंटीजर ही होना पड़ेगा, है ना? दो इंटीजर का आंसर ही तो इंटीजर आता है। अगर ये डेसिमल हुआ तो आंसर कभी इंटीजर आ सकता है क्या? नहीं ना? No, तो sir. इस एक्सप्रेशन को भी आपको इंटीजर होना पड़ेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है, दोनों के दोनों ही डेसिमल थे। दोनों के दोनों क्या थे? डेसिमल, जिनकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है। अब 0 से 2 में एक लौता इंटीजर कौन है? 1। 0 से 2 में एक लौता इंटीजर कौन है? 1। मतलब कंपलसरी इसको क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तभी आंसर इंटीजर आएगा, है ना? तो यहाँ तक मैंने क्या प्रूव किया कि इन दोनों का एडिशन ये कितना होना पड़ेगा? 1। ठीक है। अब p कौन था मेरा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p मतलब g था,
है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पी को हमने क्या assume किया था क्वेश्चन के जी, तो यहाँ से जी की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस क्यू, 1 minus जी की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 1 minus q 1 माइनस क्यू, क्यू कौन था ये, क्यू कौन था ये, है ना। अब एक्सप्रेशन, अब मेरे को क्या निकालना था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पी निकालना था, ठीक है। यहां तक समझ में आया। yes sir. Yes sir. ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पी क्या हो जाएगा, वो इवन इंटीजर -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर पी क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर पी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इवन इंटीजर -1, मतलब कहीं ना कहीं ये जो आंसर आएगा एक ऑड नंबर आएगा। ये समझना है कैसे लिखा है, देखो इस एक्सप्रेशन से इसकी वैल्यू तो 1 अज्यूम कर ली, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पी को क्या लिख सकता हूँ, इवन इंटीजर -1। Yes sir. आई थिंक बहुत सारे बच्चों के ऊपर से उड़ गया होगा क्वेश्चन आज। अब दूसरा आपको क्रिएट करना पड़ेगा 1/g, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना टाइम हो गया, ठीक है। अब ये g + 1/g से आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा इसकी वैल्यू क्या है, या g - 1/g से क्रिएट करना पड़ेगा कि कहाँ पे इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है। एक्चुअली मेन ये कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को मैं बाइनोमियल में यूज करूंगा आपके लिए, ठीक है। इसको हम बाइनोमियल में वापस पढ़ेंगे, इसलिए अगर अभी समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इसके लिए पूरा एक लेक्चर पढ़ाया जाता है। ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया ना, इस पे जो क्वेश्चन आते हैं इसके लिए पूरा एक लेक्चर पढ़ाया जाता है। अगर आपको बाइनोमियल अभी ध्यान नहीं हो तो कोई बात नहीं, जब मैं बाइनोमियल पढ़ूंगा तब इस क्वेश्चन को ले लूंगा। क्लियर है। यस सर। Yes sir. yes sir चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज टाइम ही चला जाएगा 10 Sir मिनट answer B आया C. डीओ देखते हैं, आप निकाल लेना, सॉल्यूशन देख लेना एक बार, ठीक है। अधूरा थोड़ा कुछ नहीं बचा, ऐड सब्सट्रैक्ट ही करना, जल्दी जल्दी मुझे आगे बता दो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन दिखाओ, इसको देख के क्या याद आया, जल्दी बताओ। हमने करवाया था कि बाकी सारी टर्म्स माइनस हो जाती है, फर्स्ट और लास्ट वाली बच जाती है, वो वाला। हाँ हाँ, अब देखो ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, x - y/1 + xy को क्या लिख सकते हो आप, इसका फॉर्मूला ये, सर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का। हाँ तो ये क्या tan इनवर्स C2 - tan इनवर्स C1 है, यस सर। ये किसका फॉर्मूला है, C3 - C2 है ना। यस सर। yes sir तो आपको ऐसे पैटर्न बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 नहीं बन रहा, पहले 1 बनाओ। यहाँ पे 1 कैसे बनाएंगे, नीचे पहले ऐसा 1 क्रिएट करना पड़ेगा। तो 1 बनाने का तरीका क्या है, इसको 1 बनाने का तरीका, किसी एक को 1 बनाने का तरीका बताओ। 1 कैसे बनाए, डिनोमिनेटर में या तो पूरे को ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, या पूरे को C1 y से डिवाइड कर दो, तब 1 नीचे 1 बन जाएगा। मान लो x से अगर डिवाइड करो, ऊपर नीचे अगर x से डिवाइड करें तो क्या बनेगा, C1 - y/x अपॉन C1 y/x + 1 है ना। या तो ये करो, दूसरा तरीका क्या है, C1 y से डिवाइड करो, या तो C1 y से डिवाइड करो, या तो ये करो। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, tan इनवर्स C1 - y/x अपॉन 1 + C1 × y/x है ना। फॉर्मूला क्रिएट हो गया। Yes sir. अब इसको क्या Yes लिखोगे, sir. tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। देख लो ध्यान से अच्छे से, देखो पहली टर्म क्या बनी, tan इनवर्स C1 - tan इनवर्स y/x। ये समझ में आया कैसे बनाया, पहले 1 क्रिएट किया, x - y अपॉन 1 + xy क्रिएट हो गया था, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। सेकंड टर्म क्या बनी, tan इनवर्स C2 - tan इनवर्स C1। थर्ड टर्म क्या बनी, tan इनवर्स C3 - tan इनवर्स C2। और लास्ट टर्म क्या बनेगी, लास्ट कैसे बनाएंगे बताओ। और इन सबको आपको ऐड भी करना है। तो देखो लॉजिकली जब ऐड करोगे, ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला इसके अगले से कैंसिल होगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा। तो आपके पास बचेगा क्या, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म ही बचेगी, है ना। यस। Yes. Yes, sir. yes sir
अब बस आपको ये पता करना है कि ये इस टर्म को दो हिस्सों में जब तोड़ेंगे तो पहला टर्म क्या होगा, क्योंकि आपके पास यही टर्म बचेगा, ये वाला टर्म जो पिछले वाले से कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये इसके जो सेकंड टर्म है वो इसके पिछले वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म बचेगा, फर्स्ट वाला टर्म और इधर से ये वाला टर्म। अब बस ये सोचना पड़ेगा कि 1/Cn को कैसे तोड़ें, लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हैं। कि 1/Cn ही बचेगा। देखो ध्यान से कैलकुलेशन सही की ना, फर्स्ट वाला क्या बचेगा C1 - y/x, सेकंड क्या बचेगा C2 - दिस, अगला क्या बचेगा C3 - दिस, और लास्ट में क्या बचेगा कुछ ना कुछ दिस माइनस दिस। डायगोनली चीजें कैंसिल हो रही है, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, आई थिंक इन्होंने आंसर y/x ही दिया हुआ है ना सिर्फ। यस सर। लेकिन यहाँ पे ये वाला टर्म क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपको Cn बच रहा लास्ट में, Cn कैसे बचेगा, ये वाला तो अकेला आंसर नहीं आ सकता ना, क्योंकि इसे लास्ट में भी कुछ बचेगा, फिर उनको हाँ, हाँ। ऐड करना पड़ेगा। वही आपको यहाँ पे n के टर्म्स में कुछ ना कुछ इसको क्रिएट करना पड़ेगा, इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या आएगा पहले वो सोचना पड़ेगा। सर यहाँ तक तो मेरा सॉल्व हो गया था, लेकिन सर वो मैच नहीं किया, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था फिर। हाँ, हाँ, इसके पहले Cn - 1 बनेगा आपका, फिर आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा ये कैसे क्रिएट करना, ठीक है, इसको अभी पेंडिंग रहने दो, n के टर्म्स में आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऊपर वाला डोमेन वाला कर लोगे, cos इनवर्स की डोमेन वापस -1 से 1, यस सर। ये वाला क्वेश्चन क्लास में कराया था, सेकेंड इनवर्स होल स्क्वायर cosec इनवर्स होल स्क्वायर की मैक्सिमम मिनिमम, याद आ रहा है, a² + b² का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। चलो आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करने की, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बाय एवरीवन।